मिडिल ईस्ट की जंग के बीच भारत के लिए राहत की खबर है। भारत में फिलहाल पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। सरकारी सूत्र बता रहे हैं कि जब तक कच्चे तेल का दाम प्रति बैरल $130 पर बैरल तक नहीं पहुंच जाएगा, जब तक दामों में इजाफा नहीं होगा। सरकार ने उम्मीद जताई कि कच्चे तेल की कीमत $100 पर बैरल के पर स्थिर हो जाएगी। सरकार ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा दूसरे रास्तों से भी कच्चे तेल की सोर्सिंग तेज कर दी है। भारत के पास एविएशन टरबाइन फ्यूल का भी पर्याप्त स्टॉक है। सरकार ने साफ किया कि भारत के पास 50 से 60 दिनों का तेल मौजूद है। बेंगलुरु में आज से एक करके होटल्स बंद होंगे। बेंगलुरु होटल एसोसिएशन के मुताबिक उन्हें मिलने वाली कमर्शियल गैस की सप्लाई बंद हो गई है, जिसकी वजह से होटल्स बंद करने पड़ेंगे। पुणे कमिश्नर ने गैस की किल्लत की वजह से गैस से चलने वाले कुछ शवदाह गृहों को भी बंद करने का फैसला किया, जबकि राजस्थान में भी कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई रोक दी गई है। हालांकि भारत सरकार ने एलपीजी की कालाबाजारी को रोकने के लिए बुकिंग टाइम को 25 दिन बढ़ा दिया है। मिडिल ईस्ट में जंग की वजह से पाकिस्तान के 2 प्रांतों में लॉकडाउन लग गया है। पंजाब और बलूचिस्तान में लॉकडाउन लग चुका है। तेल की कमी को लेकर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि अब से 50% कैपेसिटी के साथ दफ्तर सिर्फ 4 दिन को ऑपरेट करेंगे। इस वीक के बाद 2 हफ्ते के लिए सभी स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। नेताओं के पेट्रोल अलाउंस को भी कम किया गया है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का सीधा असर अब पोलैंड की सड़कों पर दिख रहा है। यहाँ पेट्रोल की कीमतों में एक हफ्ते के अंदर 14% तक का भारी उछाल आ गया, जिससे आम ड्राइवर्स की कमर टूट रही है। बढ़ती कीमतों की वजह से लोग अब अपनी गाड़ियां छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा ले रहे हैं। विपक्ष से आने वाले बड़े आर्थिक संकट की आहट बताकर सरकार पर हमलावर है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि तेल की बढ़ती कीमतें पोलैंड में महंगाई का एक नया रिकॉर्ड बना सकती हैं। ईरान युद्ध के चलते वियतनाम में पेट्रोल की कीमतों ने आसमान छू लिया। 22% के भारी उछाल के बाद राजधानी हनोई में पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइन लग गई। हालात यह है कि कई पंपों ने सप्लाई कम कर दी है, जिससे लोग घंटों बारिश में खड़े रहकर लाइन लगाने को मजबूर हैं। आम जनता का कहना है कि 30-30 मिनट इंतजार के बाद उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक तेल की इस किल्लत का सीधा असर अब वियतनाम की पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। ईरान में जारी जंग के बाद बढ़ते तेल संकट के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूरोप के साथ तेल और गैस के मुद्दे पर सहयोग का भरोसा दिया। पुतिन ने कहा कि रूस यूरोप को तेल और गैस मुहैया करवाने के लिए तैयार है, अगर यूरोप की कंपनी राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर लंबे वक्त तक के लिए टिकाऊ सहयोग करने के लिए तैयार हो तो हमने कभी इनकार नहीं किया। हम यूरोप के साथ काम करने के लिए तैयार हैं और रूस हमेशा एक विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति करता रहा है। मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की जंग का आज 11वां दिन है। ईरान ने अब अमेरिकी बेस के साथ खाड़ी देशों के तेल रिफाइनरीज को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। सोमवार को ईरान ने बहरीन के में मौजूद सित्रा रिफाइनरी को निशाना बनाया, जिसे बापको कहा जाता है। रिफाइनरी से आग की लपटें उठने लगी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस हमले में रिफाइनरी को काफी नुकसान हुआ है, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ईरान का मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस और इजराइल पर भी ड्रोन और मिसाइल से हमला लगातार जारी है। जंग के 10वें दिन सेंट्रल इजराइल में ईरानी मिसाइलों के धमाकों का एक दिल दहला देने वाला वीडियो आया, जिसमें खाली सड़क पर एक कार जाती हुई नजर आ रही है, जबकि सड़क के दूसरी तरफ एक शख्स फुटपाथ पर चल रहा है। तभी एक मिसाइल आकर सड़क पर गिरती है और तेज धमाके के साथ धुएं का गुबार उठता है। फुटपाथ पर जा रहा शख्स गिर जाता है और बुरी तरह जख्मी हो जाता है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर लेबनान की तरफ से लगातार मिसाइल दागे जा रहे हैं। सोमवार की दोपहर तेल अवीव के आसमान में अचानक हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए मिसाइलें नजर आईं। पूरा शहर सायरन से गूंज रहा। सायरन की आवाज सुनते ही सड़कों पर अफरा तफरी मच गई। लोग आसपास के अंडरग्राउंड शेल्टर्स की तरफ भागते नजर आए। हालांकि इजरायली सेना ने दावा किया कि एयर डिफेंस ने मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया और ज्यादातर हमलों को हवा में नाकाम कर दिया गया। ईरान ने उत्तरी इराक के कुर्दिश इलाके में संचार व्यवस्था को टारगेट किया और जिमनाको पर्वत पर मौजूद कई संचार टावर और ड्रोन अटैक से तबाह कर दिया। ईरान ने खासतौर पर इराक के कुर्दिश क्षेत्र के बॉर्डर एरिया में मौजूद इन टावर्स को निशाना बनाया। ईरानी हमले में टावर्स को भारी नुकसान हुआ, लेकिन अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इजराइल का लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला जारी है। इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक का एक वीडियो जारी किया। लतनी नदी के दक्षिण इलाकों में हिजबुल्लाह के दर्जनों रॉकेट और मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह करने का दावा किया। इजरायली सेना के मुताबिक एयरफोर्स लगातार हिजबुल्लाह के ड्रोन्स को भी इंटरसेप्ट कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर ईरान पर अमेरिकी हमले को जायज बताते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने हमला न किया होता तो ईरान एक हफ्ते में अमेरिका पर हमला कर देता। फ्लोरिडा में रिपब्लिकन हाउस के मेंबर्स की बैठक में ट्रंप ने दावा किया
कि मिडिल ईस्ट की ये जंग शॉर्ट टर्म होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि बुराइयों से छुटकारा पाने के लिए हमने मिडिल ईस्ट का एक दौरा किया है और मुझे लगता है कि ये दौरा शॉर्ट टर्म होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सुप्रीम लीडर के चुनाव में राष्ट्रपति ट्रंप की किसी भी भूमिका से इनकार किया। अराक्ची ने कहा कि हम अपने आंतरिक मामलों में किसी के दखल को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने नए नेता का चुनाव ईरान के लोगों पर निर्भर करता है, इससे किसी बाहरी का कोई मतलब नहीं है। मिडिल ईस्ट में जारी ईरान अमेरिका इजराइल जंग में अब फ्रांस की एंट्री हो गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने लाल सागर में अपने दो युद्धपोत भेजने का ऐलान कर दिया है। ग्रीक द्वीप क्रीट पर मौजूद चार्ल्स डी गाल एयरक्राफ्ट कैरियर पर पहुंचे राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि फ्रांस स्टेट ऑफ हार्मूज को दोबारा खोलने की प्लानिंग कर रहा है और इसके तहत फ्रांस लाल सागर में 2 युद्धपोत भेजेगा। यह मिशन पूरी तरह से रक्षात्मक होगा। संसद में बजट सत्र के दूसरे दिन आज लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। लोकसभा में दोपहर 12:15 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत होगी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू चर्चा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद, निशिकांत दुबे, अनुराग ठाकुर, जयंत पाल, तेजस्वी सूर्या और भर्तहरि महताब सरकार का पक्ष रखेंगे। 2 दिन चलने वाली चर्चा पर गृहमंत्री अमित शाह बुधवार को जवाब देंगे। संसद में बजट सत्र के पहले दिन नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा की मांग की। उनका कहना है कि खाड़ी के हालात पर भारत के स्टैंड को खुद पीएम मोदी सदन के सामने रखें। राहुल ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी घबराए हुए हैं और इसीलिए वो बार बार चर्चा से भाग रहे हैं। यूएस के साथ ट्रेड डील के नाम पर कॉम्प्रोमाइज किया गया और अब ईरान को लेकर उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट की जंग से भारत में आर्थिक तबाही आ सकती है। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच मिडिल ईस्ट संकट पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में बयान दिया। जयशंकर ने कहा कि मौजूदा हालात पर सरकार की नजर है। भारतीयों की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर है और प्रतिबद्ध है। हम खाड़ी देशों में मौजूद भारतीयों के संपर्क में हैं। हमने वक्त रहते नागरिकों को आगाह किया। विदेश मंत्री ने कहा कि कूटनीतिक बातचीत के जरिए समस्या का हल होना चाहिए। जंग से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। फिलहाल ऊर्जा जरूरतों को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसे लेकर बनाई गई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक हुई। मीटिंग में जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद ने बिल को देश हित के लिए जरूरी बताया। उन्होंने सभी चुनावों को एक साथ करवाने की वकालत की। कमेटी के चेयरमैन पीपी चौधरी ने बैठक की अध्यक्षता की। विधानसभा चुनाव में ओवैसी और तेजस्वी की तकरार खुलकर सामने आई, लेकिन अब राज्यसभा चुनाव के लिए दोनों दल हाथ मिला सकते हैं। सूत्रों का दावा है कि आरजेडी ने राज्यसभा चुनाव में समर्थन के लिए एआईएमआईएम से संपर्क किया। बदले में ओवैसी की पार्टी बिहार विधान परिषद में एक सीट मांग रही है। एआईएमआईएम के 5 और बीएसपी के 1 विधायक के बिना आरजेडी का जीतना नामुमकिन है, इसीलिए तेजस्वी भाईजान को मनाने में लगे हैं। दिल्ली के मदनगीर भूमिया मंदिर के पास बीती रात फायरिंग की वारदात से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने एक युवक को गोली मार दी। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंदौर के बाढ़ गंगा इलाके में एक निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से 2 मजदूर घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों को मामूली चोटें आई हैं और दोनों मजदूर पूरी तरह ठीक हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंदौर के रिंग रोड इलाके में एक ट्रैवल कंपनी के वर्कशॉप में आग लग गई, जिसकी वजह से एक बस और गोदाम जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस हादसे में किस तरह की जनहानि नहीं हुई है। आग से काफी नुकसान की आशंका जताई गई। फिलहाल हादसे की जांच की जा रही है। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक गोदाम में भीषण आग से अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि फल बाजार के पीछे कचरा पड़ा था, जिसमें आग लग गई थी और देखते ही देखते इसने गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में किस तरह की जनहानि नहीं हुई है। गुरुग्राम के सिद्धरावली इलाके में बीती रात बड़ा हादसा हो गया। एक निर्माणाधीन सोसाइटी की दीवार गिरने से 7 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 4 जख्मी हैं और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त मजदूर दीवार के पास काम कर रहे थे और तभी अचानक जोरदार आवाज के साथ दीवार भरभरा कर गिर गई। खबर मिलते ही प्रशासन एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। हादसे की वजहों की जांच की जा रही है। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में एक घी का टैंकर पलटने से बड़े पैमाने पर घी सड़क पर फैल गया। जैसे ही स्थानीय लोगों को इसकी खबर मिली, वो मौके पर पहुंच गए और गिरे हुए घी को लूटने की होड़ मच गई। कोई बाल्टी तो कोई बोतल में, जिसको जो मिला वो उसी में भरकर घी लूटने की कोशिश में लग गया। इस हादसे में ड्राइवर और क्लीनर को मामूली चोट आई है। ड्राइवर का टैंकर से कंट्रोल खोने की वजह से यह हादसा हुआ।
मैक्सिको की नौसेना ने प्रशांत महासागर में पकड़ी गई ड्रग्स की खेप का वीडियो जारी किया। मैक्सिको की नेवी के मुताबिक एक अभियान के दौरान करीब 2 टन कोकीन जब्त की गई। नेवी के वीडियो में ड्रग्स तस्करों के जहाज से पानी में बहते हुए ड्रग्स को पैकेट नजर आ रहे हैं। समंदर में क्रिमिनल गतिविधियों के रोकथाम के लिए नेवी और वायुसेना के अभियान के तहत ड्रग्स की ये खेप पकड़ी गई है। स्कॉटलैंड का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन ग्लासगो सेंट्रल पास की एक दुकान में आग लगने की वजह से बंद कर दिया गया। आग इतनी भयानक थी कि 1851 में बनी इस ऐतिहासिक बिल्डिंग का एक हिस्सा ढह गया, जिसके चलते सैकड़ों ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत यह है कि इसमें किसी की जान नहीं गई, लेकिन प्रशासन का कहना है कि फिलहाल स्टेशन खुलने में अब कुछ वक्त लगेगा। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया है। भारतीय टीम के 4 खिलाड़ी बुमराह, संजू सैमसन, ईशान किशन और हार्दिक पांड्या को टीम में जगह दी गई। पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान को टीम के ओपनर बनाया गया, जबकि टीम की कमान साउथ अफ्रीका के एडन मार्क्रम को सौंपी गई है। जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजरबानी और वेस्टइंडीज के जेसन होल्डर भी टीम में शामिल किए गए हैं। T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद भारत में फंसी वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका की टीमें आज अपने देशों के लिए रवाना होंगी। दोनों टीमों के लिए चार्टर्ड फ्लाइट की व्यवस्था की गई है, जो दोपहर 2:30 बजे कोलकाता से जोहानिसबर्ग के लिए उड़ान भरेगी। जोहानिसबर्ग पहुंचने के बाद वेस्टइंडीज की टीम एंटीगुआ के लिए रवाना हो जाएगी। मिडिल ईस्ट में जारी सैन्य संघर्ष की वजह से दोनों टीमें पिछले कुछ दिनों से भारत में फंसी हुई थी। अफगानिस्तान श्रीलंका के बीच होने वाली वनडे और T20 सीरीज को स्थगित कर दिया गया है। मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष की वजह से खिलाड़ियों की सुरक्षा और क्षेत्र में उड़ानों की स्थिति को देखते हुए यह फैसला हुआ। अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच 3 T20 मुकाबले शारजाह में, 3 वनडे मैच दुबई में खेले जाने थे, लेकिन अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते टकराव की वजह से सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए यह सीरीज टाली गई। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की अपील पर ऑस्ट्रेलिया ने ईरानी महिला फुटबॉल टीम के 5 खिलाड़ियों को शरण दी है। ट्रंप ने कहा था कि अगर इन खिलाड़ियों को वापस ईरान भेजा गया तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में चल रहे एशियन कप टूर्नामेंट के दौरान ईरानी महिला फुटबॉल टीम ने ईरान का राष्ट्रगान गाने से इनकार कर दिया था। इस घटना को ईरान में सरकार के खिलाफ विरोध के रूप में देखा जा रहा है।